अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक रेड ब्लड सेल्स के बारे में होगा। आज हम रेड ब्लड सेल में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सबसे पहले एरिथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। दूसरा टॉपिक होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आरबीसीज एंड तीसरी जो चीज़ होगी वो हम हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो एरिथ्रोपोइसिस, द फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, उसका प्रोसेस, उसके बारे में जो भी चीज़ें हैं वो हम सब पढ़ेंगे आज। एरिथ्रोपोइसिस, रेड ब्लड सेल को हम जैसे जानते हैं कि एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को एरिथ्रोपोइसिस भी कहते हैं। एरिथ्रो मीन रेड ब्लड सेल्स। आगे इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे एरिथ्रोपोइसिस की, द प्रोसेस इन विच द प्रोडक्शन, डिफ्रेंसिएशन एंड द मैच्योरेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इज कॉल्ड द एरिथ्रोपोइसिस। वो अमल जिसमें रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है, उसकी वो पैदा होते हैं, उनकी डिफ्रेंसिएशन होती है और वो मैच्योर होते हैं, उस प्रोसेस को हम एरिथ्रोपोइसिस कहेंगे। उसके बाद इसकी मिलती जुलती टर्म आती है, उसे कहेंगे हेमेटोपोइसिस। हम इन दोनों में फ़र्क देखेंगे, क्या फ़र्क है। एरिथ्रोपोइसिस में सिर्फ और सिर्फ रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन, डिफ्रेंसिएशन और दी मैच्योरेशन होती है, जबकि हेमेटोपोइसिस में जैसे कि हम जानते हैं कि रेड ब्लड सेल और प्लस वाइट ब्लड सेल को हम ब्लड सेल कलेक्टिवली कह सकते हैं। ऐसे कि हेमेटोपोइसिस में तमाम सेल्स, रेड ब्लड सेल्स प्लस वाइट ब्लड सेल्स, दोनों की प्रोडक्शन, डिफ्रेंसिएशन एंड द मैच्योरेशन के प्रोसेस को हम हेमेटोपोइसिस कहेंगे। आगे जो हम आगे पढ़ेंगे फीटल हेमेटोपोइसिस। फीटल क्या, फीटस क्या होता है? अनबॉर्न बेबी को हम फीटस कहते हैं, जो यूट्रस के साथ अटैच होता है। उसमें आरबीसीज और वाइट ब्लड सेल बनने के प्रोसेस को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इन फीटस हेमेटोपोइसिस अक्कर इन द यॉक सैक। फीटस में हेमेटोपोइसिस जो होती है ना, वो यॉक सैक में होती है। यॉक सैक क्या होता है? यॉक सैक इज़ द स्ट्रक्चर डेवलप्ड इनसाइड द यूट्रस ड्यूरिंग द अर्ली प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी अटेन होती है ना, उसके बाद यूट्रस होती है, जो फीमेल में एक ऑर्गन होता है यूट्रस, उसके साथ ना एक यॉक सैक डेवलप होता है, उसमें से हेमेटोपोइसिस का प्रोसेस होता है। यॉक सैक प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द फीटस। यॉक सैक का ये भी एक काम होता है कि जो फीटस होता है ना, अनबॉर्न बेबी, उसको ये नरिशमेंट और उसे खुराक वगैरह भी मुहैया करता है फीटस वगैरह को। देन हेमेटोपोइसिस अकर इन लिवर एंड स्प्लीन। जैसे बेबी डेवलप होता रहता है, उसके बाद हेमेटोपोइसिस का प्रोसेस यॉक सैक से चेंज होकर लीवर और उसकी स्प्लीन में चला जाता है। और जब बेबी और ज़्यादा डेवलप हो जाता है, अल्टीमेटली आखिर में वो उसके बोन मैरो में प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। जो एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस है, जो अडल्ट्स में होता है, वो बोन मैरो में होता है। और बाकी फीटस में हमने पढ़ा कि सबसे पहले वो यॉक सैक में होगा, फिर वो लीवर और स्प्लीन में आ जाएगा। अल्टीमेटली वो अपनी असल जगह जहाँ पर ये प्रोसेस असल में अक्कर होते हैं, वो होता है बोन मैरो। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज़्म ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। ये जो जितना भी मैकेनिज़्म है एरिथ्रोपोइसिस का, ये सब बोन मैरो में होगा। सबसे पहले बोन मैरो सेल से बनेगा प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से दो सेल आगे बनेंगे। एक सेल को कहेंगे लिम्फोइड स्टेम सेल, दूसरे सेल को कहेंगे माइलॉइड स्टेम सेल। माइलॉइड स्टेम सेल से दो सेल आगे फिर बनेंगे क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट टीएम सेल एंड द क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोसाइट्स एंड द मोनोसाइट्स। क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट ईएम से आगे दो सेल फिर डेवलप होंगे, उन्हें हम कहेंगे क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रॉइड और क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोइड। हमारा मेन जो टॉपिक है वो रेड ब्लड सेल है, इसलिए जो प्रोडक्शन होगी रेड ब्लड सेल की, वो क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रॉइड से होगी। ये क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोइड से प्लेटलेट्स वगैरह की प्रोडक्शन होती है। जैसे कि हमें पता है कि एक ब्लड सेल्स में तीन कंपोनेंट होते हैं, तीन वगैरह, एक रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स वगैरह भी होते हैं। आगे हम इनकी डायग्राम देखते हैं। अब क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रॉइड एक बड़ा सेल होता है। इसका साइज़ तकरीबन 20 माइक्रोमीटर तक हो सकता है।
क्लोनिफॉर्मिक यूनिट एरिथ्राइड से इससे आगे कई सारे प्रो एरिथ्रोब्लास्टिक सेल्स पैदा होंगे। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, ब्लास्ट का मतलब है प्रोलिफरेटिंग सेल या डिवाइडिंग सेल्स। जो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट सेल होगा ना, इसके अंदर लार्ज न्यूक्लियस होगा, काफ़ी बड़ा न्यूक्लियस होगा, फाइन होगा, और वो उसका जो मटेरियल होगा ना, क्रोमैटिन मटेरियल होगा, वो यू क्रोमैटिन होगा। वो यू क्रोमैटिन होगा और वो हेटेरोक्रोमैटिन नहीं होगा। और इसके अंदर काफ़ी सारे न्यूक्लियोलाई होंगे जो वो काफ़ी प्रोमिनेंट होंगे न्यूक्लियोलाई। यूक्रोमैटिन इसलिए होगा क्योंकि ये आगे जाके अल्टीमेटली रेड ब्लड सेल बनेगी। इसलिए रेड ब्लड सेल में हमें पता है कि वहाँ पर हीमोग्लोबिन होती है, इसलिए हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। यूक्रोमैटिन जो उसका मटीरियल है वो लूजली होता है, लूजली पैक्ड होता है आपस में, क्योंकि आगे उसने जाके उसके जो जीन है उसने आगे जाकर प्रोटीन में एक्सप्रेस होना है हीमोग्लोबिन। और न्यूक्लियोलाई इसलिए होते हैं, न्यूक्लियोलाई वो ऑर्गेनेल्स वगैरह होती हैं जो फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम पर हमें पता है कि जैसे कि जाकर प्रोटीन बनती हैं ट्रांसलेशन के ज़रिए। इसके बाद इससे प्रो एरिथ्रोब्लास्टिक सेल के बाद बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट बनते हैं। इसके बाद प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के बारे में एक और बात ये, क्योंकि ये ना जब इसे डाई किया जाता है ये ब्लू कलर अटेन करता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे राइबोसोम्स वगैरह होते हैं, मैसेंजर आरएनए वगैरह होते हैं, राइबोसोमल आरएनए होते हैं और डीएनए होता है। जब इनकी स्टेनिंग की जाती है तो ये बेसिक डाई कलर ब्लू कलर की जो डाई होती है ना उसे अटेन कर लेते हैं। उसके बाद आता है जो सेल आता है वो बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट होता है। बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट का जो न्यूक्लियस होता है ना वो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट की निस्बत थोड़ा सा छोटा होता है, और इसमें जो मटीरियल होता है क्रोमैटिन मटीरियल वो यूक्रोमैटिन होता है, और थोड़ा सा ना ये हेटेरोक्रोमैटिन भी होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ये हेटेरोक्रोमैटिन होता है। उसके बाद इसका कलर बेसोफिलिक मीन होता है कि ये ब्लू कलर को पसंद करता है। एरिथ्रोब्लास्ट ये ब्लास्ट होता है, ये भी प्रोलिफरेटिंग और डिवाइडिंग सेल होता है। उसके बाद आता है पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट। पॉलीक्रोमैटिक यानी कि जैसे के नाम से जाहिर है, पॉली मीन मैनी डिफरेंट, क्रोमैटिक मीन्स जो वो डाई अटेन कर लेते हैं। इसके अंदर दो तरह के रंग वगैरह होते हैं, एक होता है पिंकिश कलर होता है, ये अटेन करता है डाई, और दूसरी डाई जो अटेन करता है वो ब्लू कलर की होता है। पिंकिश कलर इसलिए अटेन करता है क्योंकि ये थोड़ी ना इस स्टेज पे आकर हीमोग्लोबिन बनाना स्टार्ट कर देता है, और इसके अंदर जो डीएनए और आरएनए वगैरह होते हैं वो ब्लू कलर को अटेन कर लेते हैं। इसके बाद आता है कि ऑर्थोक्रोमैटिक नॉर्मोसाइट इसका जो न्यूक्लियस होता है ये पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट की निस्बत बहुत छोटा होता है, और इसमें से न्यूक्लियस ने आगे एक्सपेल हो जाना, निकल जाना होता है। ये इसमें बहुत सारे ये हैवीली हीमोग्लोबिनाइज्ड सेल होता है, इसमें बहुत सारी हीमोग्लोबिन होती है। इसमें न्यूक्लियस जो एक्सपेल होता है ना, जैसे हमें पता है कि रेड ब्लड सेल में कोई न्यूक्लियस नहीं होता। ये रेड ब्लड सेल में इसलिए न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि रेड ब्लड सेल बाइकनकेव शेप होता है और माइक्रोस्कोपिक होता है। इसे बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ता है क्योंकि वेन्स बहुत छोटी होती हैं, इसने उसमें से गुजरना होता है। न्यूक्लियस थोड़ा सा रिजिड होता है, ये अगर न्यूक्लियस इसमें रेड ब्लड सेल में रहे तो ये इसे रिजिड कर देगा, जिसकी वजह से इसे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल पाएगी। ऑर्थोक्रोमैटिक में होगा कि इसका जो साइटोप्लाज्म का कलर वो रेड ही होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन का कलर भी रेड होता है, ये लोडेड हो जाता है हीमोग्लोबिन से। उसके बाद जो चीज़ इसे एक्सपेल करती है ना, जो इस न्यूक्लियस से, वो होता है मैक्रोफेजेस वगैरह। मैक्रोफेजेस बोन मैरो में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, वो उस न्यूक्लियस को आगे एक्सपेल कर देते हैं या उसे ईट कर देते हैं। उसके बाद आता है रेक्टिलियोसाइट्स और द फ्रेश ब्लड सेल्स। रेक्टिलोसाइट इसलिए हम कहते हैं कि जब इससे न्यूक्लियस एक्सपेल हो जाता है, इसमें ना दो तरह के रंग थोड़े ना रंग आते हैं। एक नेटवर्क होता है ब्लू कलर का, ऐसे ब्लू कलर का नेटवर्क,
जब हम इसे डाई करते हैं। ये इसलिए होता है कि ये थोड़ा सा ना रिमेंट होते हैं, ये बाकियात होती हैं राइबोसोमल आरएनए की और थोड़ी सी डीएनए वगैरह, राइबोसोमल आरएनए की और राइबोसोम्स की बाकियात वगैरह होती हैं। जब इसे स्टेन करते हैं ये ना डाई अटेन कर लेता है, इसलिए ना एक नेटवर्क बनता है। रेक्टी का मतलब होता है नेटवर्क, रेक्टिलियोसाइट, इसलिए हम इसे रेक्टिलियोसाइट कहते हैं। साइट का मतलब होता है जो वो सेल जो प्रोलिफरेट और डिवाइड ना हो सके, आगे डिवाइड जाके ना हो सके। ये रेक्टिलियोसाइट वो सेल होता है जो सबसे पहले सर्कुलेशन में अपीयर होता है। अगर रेक्टिलियोसाइट की तादाद एक नॉर्मल तादाद होती है इसकी 1 से 2% इन दी ब्लड सर्कुलेशन, अगर इससे ज़्यादा इसकी तादाद रेड ब्लड सेल्स में पाई जाए तो हम कहेंगे कि इसकी एरिथ्रोपोइसिस बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर इसकी तादाद 1 से 2% से कम है तो हम कहेंगे कि एरिथ्रोपोइसिस अंडर द वर्किंग है, वो उसकी तादाद का उसका प्रोसेस कम हो रहा है। अगर बिल्कुल भी एरिथ्रोपोइसिस ना हो तो इसका मतलब ये होता है कि अगर बिल्कुल भी रेक्टिलियोसाइट्स प्रेजेंट ना हो, इसका मतलब ये होता है कि एरिथ्रोपोइसिस नहीं हो रही। एक कंडीशन होती है एप्लास्टिक एनीमिया। इस कंडीशन में बॉडी का ऑटोइम्यून सिस्टम ना खुद ब खुद ही स्टेम सेल को मारना शुरू कर देता है या उसे डैमेज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से रेक्टिलियोसाइट्स बनना, जिसकी वजह से आगे सेल ही नहीं बनते और रेक्टिलियोसाइट्स वगैरह भी नहीं बनते। इससे रेक्टिलियोसाइट्स के बाद बनते हैं कि रेड ब्लड सेल्स और दी एरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स रेक्टिलियोसाइट के बाद 102 दिन के बाद ना इसका साइज़ छोटा हो जाता है रेक्टिलियोसाइट्स का, ये कन्वर्ट हो जाता है रेड ब्लड सेल में। रेड ब्लड सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो सारा का सारा रेड कलर का होता है, उसमें किसी किस्म का कोई नेटवर्क नहीं रहता, इसलिए इसे एरिथ्रोसाइट भी हम कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि मैच्योरेशन एक रेड ब्लड सेल में कैसे हासिल होती है। दी साइजेस ऑफ द सेल्स बिकम लेस एज मैच्योरेशन अकर। कहते हैं कि जैसी मैच्योरेशन होती है ना रेड ब्लड सेल की, उसका साइज डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जैसे प्रोलिफरेटिंग सेल का बहुत बड़ा साइज़ है 20 माइक्रोन, और जो रेड ब्लड सेल का साइज़ होता है वो 7 से 8 माइक्रोन होता है, जो वो कम होता रहता है। उसके बाद उसका न्यूक्लियर मटेरियल बिकम हेट्रोक्रोमेटिन फ्रॉम यूक्रोमेटिन। उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है ना उसके न्यूक्लियस में, वो यूक्रोमेटिन से हेट्रोक्रोमेटिन की तरफ आता है। यूक्रोमेटिन इसलिए होता है पहले क्योंकि उसने हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन करनी होती है, उससे जीन एक्सप्रेस कराने होते हैं हीमोग्लोबिन के प्रोटीन के लिए। फिर वो हेट्रोक्रोमेटिन की तरफ आ जाते हैं, जो जैसे कि रेड ब्लड सेल वगैरह में होते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन पहले बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें जीन एक्सप्रेशन की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए डीएनए अपने आप को अडेप्ट करके हेट्रोक्रोमेटिन की शक्ल में आ जाते हैं। उसके बाद आता है इन साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस्ड मोर प्रोग्रेसिवली। साइटोप्लाज्म उस वक्त मैच्योर होता है, हमें उस वक्त पता लगता है कि साइटोप्लाज्म आरबीसी का मैच्योर हो गया जब वो हैवीली हीमोग्लोबिनाइज्ड हो जाता है, जब उसमें बहुत सारी हीमोग्लोबिन आ जाती है। उसके बाद हम उसकी साइजेस की बातें कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या साइज़ होता है। दी प्रो एरिथ्रोब्लास्ट साइज़ इज़ अबाउट 20 माइक्रोन। जो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट का साइज़ होता है वो 20 माइक्रोमीटर होता है। द साइज़ ऑफ द बेजोफिलिक एरिथ्रोसाइट इज़ अबाउट 17 माइक्रोन या माइक्रोमीटर। बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट का जो साइज़ होता है वो 17 माइक्रोमीटर होता है। उसके बाद पॉलीक्रोमेटिक एंड द नॉर्मोसाइट हैज़ 14 and 10 माइक्रोन साइजेस रिस्पेक्टिवली। पॉलीक्रोमेटिक और नॉर्मोसाइट का जो साइज़ होता है वो 14 से 10 माइक्रोन होता है। इसके बाद हम आते हैं एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन क्या है? ये एरिथ्रोपोइटिन इज़ अ प्रोटीन विच स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस द एरिथ्रोपोइटिक प्रोसेस। जो एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस है ना, वो जिसकी मदद से इन्फ्लुएंस होता है उस पर जो असरअंदाज उसे एक्टिवेट करता है, वो एक प्रोटीन होती है जिसे एरिथ्रोपोइटिन हम कहेंगे। एरिथ्रोपोइटिन इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीन। एरिथ्रोपोइटिन एक प्रोटीन है जो ग्लाइकोप्रोटीन है
जो ग्लूकोज और प्रोटीन का मिक्सचर है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द किडनी अराउंड द नेफ्रॉन्स आर द कैपिलरीज कॉल्ड द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। जो एरिथ्रोपोइटिन है ना वो जहाँ पर वो किडनी में बनता है। किडनी में कहाँ पर? किडनी बनती है यूनिट से, उसे कहते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स के इर्द गिर्द छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, हमें उसे कहेंगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। वहाँ से रिलीज़ होता है, वहाँ से प्रोडक्शन होती है एरिथ्रोपोइटिन की। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैव द कैपेबिलिटी टू रिस्पॉन्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन एंड इफ द प्रेशर इज लो देन द एरिथ्रोपोइटिन इज रिलीज्ड। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के पास ये एबिलिटी होती है कि वो ऑक्सीजन के प्रेशर को डिटेक्ट कर लेती है। अगर ज़्यादा रेड ब्लड सेल होंगे तो ज़्यादा हीमोग्लोबिन अटैच करेगी ऑक्सीजन को। इससे अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो फिर वो उसे एरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ नहीं होगी। अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ, इसका मतलब ये है कि आरबीसीज़ का लेवल भी कम है, इसलिए फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एरिथ्रोपोइटिन को रिलीज़ कर देगी, जिसकी वजह से एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगा और आरबीसीज़ बहुत ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आएगा फंक्शन ऑफ द एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन का असल में फंक्शन क्या है? एरिथ्रोपोइटिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ द क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट एरिथ्राइड एंड द एरिथ्रोब्लास्ट। एरिथ्रोपोइटिन जिसकी प्रोडक्शन की स्टिमुलेशन करवाता है वो क्लोनिफॉर्मिंग एरिथ्राइड, जहाँ से रेड ब्लड सेल असल में बनते हैं, एंड द प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, और प्रोएरिथ्रोब्लास्ट की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करवाता है। आगे हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आरबीसीज़ की खसूसियात वगैरह पढ़ेंगे। रेड ब्लड सेल्स आर दी माइक्रोस्कोपिक। जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो माइक्रोस्कोप के ज़रिए नज़र आते हैं, बहुत छोटे होते हैं, 7 से 8 माइक्रोन उनका साइज़ होता है, माइक्रोमीटर होता है। और रेड ब्लड सेल्स डू नॉट हैव द न्यूक्लियस। रेड ब्लड सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता। जैसे कि मैंने पहले बताया कि रेड ब्लड सेल को फ्लेक्सिटी की बहुत ज़रूरत होती है और कम्प्रेक्सिबिलिटी की भी बहुत ज़रूरत होती है। अगर इस रेड ब्लड सेल को ना बहुत थिन सी वेन से गुजरना होता है। अगर न्यूक्लियस होता है थोड़ा सा रिजिड, अगर रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस होंगे तो ये थोड़ा सा रिजिड होगा, जिसकी वजह से इसका साइज़ स्फेरिकल हो सकता है। जिसकी वजह से अगर स्फेरिकल इसका साइज़ हो गया, इसकी वजह से वो अपना फंक्शन खो देगा। इसका जो शेप होती है ना रेड ब्लड सेल की, वो होती है बाइकनकेव शेप होती है। रेड ब्लड सेल आल्सो डू नॉट कंटेन द माइटोकॉन्ड्रिया। रेड ब्लड सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, तो इसके अलावा बाकी तमाम सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ये एनर्जी कहाँ से लेता है? वो आगे है। इंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लाइकोलाइसिस। इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता, पर इसके साइटोप्लाज्म में कुछ इंजाइम होते हैं जो ग्लाइकोलाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करवा देते हैं। उसके बाद RBCs मेक एनर्जी बाय द हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट। आगे ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में पायरुवेट बनता है, पायरुवेट से आगे बनना होता है ATP वगैरह। आगे इसके पास प्रोसेस नहीं है जो आम सेल्स में होता है। इसके पास एक अलहदा प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट। इसके ज़रिए से ये एनर्जी की प्रोडक्शन वगैरह करवाता है। उसके बाद हम इसका लाइफ देखेंगे कि एक आरबीसीज़ की लाइफ कितनी होती है। और एक रेड ब्लड सेल की लाइफ होती है 120 डेज़, यानी कि 4 मंथ्स की 4 मंथ्स इसकी लाइफ होती है। साइज़ ऑफ द डायमीटर इज 7 to 8 माइक्रोमीटर। इसका जो साइज़ होता है वो 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है, और थिकनेस इज़ 2.5, और इसकी जो थिकनेस होती है वो 2.5 माइक्रोमीटर होती है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी चीज़ है आरबीसीज़ की, वो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है। वो मेम्ब्रेन के हम इसकी मेम्ब्रेन की खसूसियात पढ़ते हैं। RBCs हैव द मेम्ब्रेन विच इज़ लिपिड बाइलेयर। RBCs की जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी लिपिड बाइलेयर होती है बाकी तमाम सेल्स की तरह। RBCs आल्सो हैव द एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन विच फैसिलिटेट्स द फोल्डिंग एंड द ऑक्सीजन अपटेक एंड द गैसियस एक्सचेंज। RBCs के पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है जो कि उसकी आसानी पैदा करती है उसको फोल्ड होने में, क्योंकि उसने बहुत तंग सी वेन में से गुजरना होता है, और ऑक्सीजन की अपटेक के लिए मदद करवाती है और गैसियस एक्सचेंज भी करवाती है। इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं।
ये उसकी सेल वॉल है। सेल वॉल में कुछ प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं, ये जैसे कि ये प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स, इन प्रोटीन, ये काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन होती हैं। इन प्रोटीन्स में ग्लाइकोफोरिन्स होती हैं, 4.1 बैंड प्रोटीन होती है। उसके बाद ये प्रोटीन्स होती हैं, इन प्रोटीन्स को हम स्पेक्ट्रिन्स कहते हैं। इन प्रोटीन्स को हम पेरिफेरल प्रोटीन्स भी कहते हैं, ये क्योंकि ये इसकी सरफेस के नीचे हैं। इन प्रोटीन को हम स्पेक्ट्रिन या पेरिफेरल प्रोटीन्स कहेंगे। ये जो ग्लाइकोफोरिन प्रोटीन्स है, जो एम्बेडेड प्रोटीन्स है, और स्पेक्ट्रम प्रोटीन्स को जो जोड़ती हैं उनको हम कहेंगे एंकरिंग प्रोटीन्स। इन्होंने एंकर किया होता है इन दोनों प्रोटीन्स को। इसके बाद हम आएंगे प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू दी आरबीसीज। ये प्रोटीन्स आरबीसीज को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर 120 डेज द प्रोटीन डीनेचर सो दे स्टक इन द स्प्लीन। कहते हैं कि 120 दिन के बाद, यानी कि 4 मंथ के बाद, ये प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये स्प्लीन में फंस जाती हैं। स्प्लीन एक ऑर्गन है जहाँ पर वो उसकी आर्टरीज में फंस जाती हैं। ये जब पहले इसकी शेप होती है बाइकनकेव शेप होते हैं। जब ये इनकी प्रोटीन की डीनेचरेशन हो जाती है, इनकी शेप हो जाती है स्फेरिकल शेप। इसके बाद स्फेरिकल शेप जब गुजरते हैं ना स्प्लीन की आर्टरी से, वो वहाँ जाके स्टक हो जाती हैं। वहाँ पर स्प्लीन में काफ़ी सारे मैक्रोफेजेस वगैरह होते हैं, वो इन रेड ब्लड सेल को पकड़ लेते हैं और इनको इनगल्फ कर देते हैं, और स्प्लीन और आयरन का जो मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं वो जाके जमा हो जाते हैं लिवर और स्प्लीन में। आगे टॉपिक है वो हीमोग्लोबिन है। फर्स्ट एरिथ्रोब्लास्ट प्रोड्यूस द पायरोल रिंग। सबसे पहले जो एरिथ्रोब्लास्ट है वो एक पायरोल रिंग को प्रोड्यूस करेगा। पायरोल रिंग, ये देखें पायरोल रिंग। Then 4 pyrrole rings are put together to form the protoporphyrin। जब ऐसे 4 पायरोल रिंग आपस में मिलते हैं तो वो एक कंपाउंड सा बनाते हैं, उसे कहेंगे प्रोटोफोरफोरिन। उसके बाद देन द आयरन एटम इज एडेड इन द सेंटर। फिर प्रोटोफोरफोरिन में एक आयरन एटम सेंटर में से ऐड होते हैं, तो वो जो मॉलिक्यूल बनेगा उसे हम कहेंगे हीम। उसके बाद देन दी ग्लोबिन चेन एडेड टू फॉर्म दी हीमोग्लोबिन। फिर इसके नीचे ऐसे चेन्स एडेड होंगी, उसे कहेंगे ग्लोबिन चेन्स। उसे जब वो एडेड होंगे तो हम इसे कहेंगे हीमोग्लोबिन। जैसे कि ये देखें, ये 4 पायरोल रिंग हैं, उसके अंदर एक आयरन का एटम है, ये एक हीम का मॉलिक्यूल बनेगा। उसके अंदर अब जब इसके अंदर एक ग्लोबिन चेन ऐड होगी तो हम इसे कहेंगे हीमोग्लोबिन। Types of the hemoglobin chains. There are the 4 types of the globin chains. Globin chains की 4 टाइप है। अल्फा ग्लोबिन चेन्स, बीटा ग्लोबिन चेन्स, डेल्टा ग्लोबिन चेन्स एंड द गैमा ग्लोबिन चेन्स। हीमोग्लोबिन इज द टेट्रामेरिक मॉलिक्यूल। हीमोग्लोबिन है जो ये चार ग्लोबिन चेन्स पर मुश्तमिल होता है। अगर 2 अल्फा चेन्स प्लस 2 बीटा चेन्स मिलें तो ये बनाता है हीमोग्लोबिन ए। हीमोग्लोबिन ए अडल्ट में होती है। अडल्ट में ये हीमोग्लोबिन अगर 2 अल्फ़ा ग्लोबिन चेन्स की मिलें और 2 चेन्स बीटा की मिलें तो ये जो हीमोग्लोबिन बनाएंगे उसे हम कहेंगे हीमोग्लोबिन ए। ये हीमोग्लोबिन अडल्ट वगैरह में होती हैं और ये 96% होती हैं। 2 अल्फ़ा चेन्स अगर ग्लोबिन की और 2 डेल्टा चेन अगर मिलें तो ये हीमोग्लोबिन A2 बनाएंगी। अगर 2 अल्फ़ा चेन्स मिलें और 2 गैमा चेन्स मिलें तो ये बनाएंगी हीमोग्लोबिन F। हीमोग्लोबिन F अक्सर फिटस में होती है। ये इसलिए फिटस में होते हैं कि हीमोग्लोबिन F में बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को बाइंड करने की बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है। जो फिटस होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए ये अल्फ़ा चेन और गैमा चेन जब मिलती हैं ये हीमोग्लोबिन F बनाते हैं। इसलिए फिटस को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, इसलिए ये बाद में हीमोग्लोबिन F यूज़ करते हैं और बाद में हीमोग्लोबिन F चेंज होकर हीमोग्लोबिन A में आ जाती है।